हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद पर। आज का जो टॉपिक है वो है प्री बोर्ड और बोर्ड से पहले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो कि 12th क्लास का चौथा चैप्टर है पॉलिटिकल का। इसके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के गठन की चर्चा कीजिए। अब भाई हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो चौथे चैप्टर में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में बताया हुआ है साफ साफ कि जो यूरोपीय संघ है वो 1992 में बना है और उससे पहले के वो सारे के सारे फैक्टर्स बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से ये एक एक करके कौन कौन सी चीज़ें बीच बीच में जुड़ती गई जिस वजह से यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो आप सबको यूरोपीय संघ के गठन की स्टार्टिंग से लेकर इसके बनने तक की स्टोरी बतानी पड़ेगी और इसके अलग अलग पड़ावों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूरोपीय संघ के गठन की चर्चा कीजिए क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देने हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के विभिन्न प्रभावों को विस्तार से समझाइए। तो आप सबको ये पता है कि यूरोपीय संघ विश्व के सबसे ताकतवर संगठनों में से एक है और यूरोपीय संघ का प्रभाव आर्थिक, सैन्य और यहाँ तक कि उसका राजनीतिक प्रभाव भी पूरे विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो आपको इसी के बारे में विस्तार से ये समझाना है कि भाई यूरोपीय संघ के विभिन्न प्रभाव पूरे विश्व में किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और क्या ये प्रभाव जो है वो अमेरिका को भी टक्कर दे सकते हैं या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की कमियों सीमाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। भाई देखो, सीमाओं का मतलब होता है कमियां। तो आपको सिंपल सा यही बताना है कि क्या यूरोपीय संघ की कोई कमियां हैं और अगर कमियां हैं तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करेंगे कैसे? तो भाई यूरोपीय संघ की कई सारी कमियां हैं, जैसे कि उसकी जो मुद्रा है वो सभी यूरोपीय संघ के देशों में लागू नहीं होती। उसकी जो विदेश नीति है सभी जो यूरोपीय संघ के देश हैं उनके आपस में उतना तालमेल नहीं है विदेश नीति पर। उसको आपको एग्जाम्पल भी बुक में मिल जाएगा। तो आपको इसी तरीके से यूरोपीय संघ ने संविधान बनाने की कोशिश की थी, जैसे कि एक देश का एक संविधान होता है वैसे यूरोपीय संघ के सभी देशों का एक ही संविधान, लेकिन वो भी फेल कर गया था। तो आपको इसी तरीके की कमियां उसमें बतानी है और ये आंसर इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है अपने प्री बोर्ड या फिर बोर्ड के पेपर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आसियान शैली क्या है? तो सिंपल सा इसका एक आंसर है कि भाई आसियान जो देश हैं वो आपस में मिलजुल कर जिस तरीके से काम करते हैं और किसी भी अगर कोई भी जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी मुद्दा होता है तो वहाँ पर हम इतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते और कोई भी संघर्ष जो है वो कई बार बड़े मुद्दे में तब्दील हो जाता है। लेकिन आसियान शैली का एक अलग तरीका है। आसियान शैली एक सिंपल सा यही चीज़ कहती है कि भाई जो भी संघर्ष है, जो भी तनाव है, सभी चीज़ों को बातचीत से सोल्व किया जाए, ना कि किसी संघर्ष के थ्रू। तो आसियान शैली क्या है? एक ऐसी शैली जो बातचीत को बढ़ावा देती है, संघर्ष को कम करती है, युद्ध के बजाय शांति को बढ़ावा देती है और यही आपको अपने पेपर में लिखना है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की और जो पांचवा प्रश्न है वो है, आसियान ने 2003 में कुछ स्तंभों को स्थापित किया था, तो आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। अब अगर आपको याद होगा तो 2003 में आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 स्तंभ थे। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ इन 3 स्तंभों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या बता रखा है। तो इसी तरीके से आसियान के 2003 में स्थापित विभिन्न स्तंभों को समझाइए, ये प्रश्न अटेम्प्ट किया जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है, आसियान विजन 2020 के बारे में बताइए। तो भाई सबको पता है 2020 वैसे निकल चुका है, लेकिन आसियान ने 2020 तक अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था, अपना एक विजन तैयार किया था। तो आपको उस विजन के बारे में बताना है कि 2020 तक आसियान जो संगठन है वो अपने आप को कहाँ ले जाना चाहता है, वो कहाँ चाहता है कि वो अपने आप को बाकी संगठन या पूरे विश्व में किस स्थान पर अपने आप को समझता है और वो कौन कौन से वो लक्ष्य होंगे जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। तो 6 क्वेश्चन के बाद अपन चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पर और 7वां प्रश्न है, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए या फिर बताइए। तो भाई
चीन जो था वो स्टार्टिंग से उतना ताकतवर नहीं था, या उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी कि वो आज है। तो हमें उन सभी फैक्टर्स या सभी कारणों पर चर्चा करनी है, उन सभी फैक्टर्स के बारे में बताना है जिसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था आज के टाइम में इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो उसके लिए 1972 से लेकर अब तक इसने जितने भी कदम उठाए हैं उन सभी के बारे में हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो अब 7वें प्रश्न के बाद चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न पर, और वो भी चीन से जुड़ा हुआ है, और वो है चीन के आर्थिक विकास के बावजूद कौन कौन सी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तो भाई चीन या कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या फिर सैन्य तौर पे, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हर देश विकास करने के बावजूद कुछ ऐसी समस्याओं से ग्रसित रहता है या फिर कुछ ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं जो उसके साथ साथ चलती रहती है। तो चीन चाहे कितना भी आर्थिक विकास कर चुका हो, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है, और वो है जैसे महिलाओं की जो कंडीशन है वो आज भी 200 साल पुरानी है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो महिलाओं की कंडीशन तो वहाँ पे ख़राब है ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे आज के समय में भी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो आर्थिक विकास हुआ है वो सभी लोगों का बराबर विकास नहीं हुआ है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। और शहर में ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं विकास हुआ है, गांव के उतने विकास नहीं हुए। और तटीय क्षेत्र वाले जो शहर है उनका ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन आंतरिक क्षेत्रों का उतना विकास नहीं हुआ। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको अभी तक के सारे 8 प्रश्न समझ में आए होंगे, और उन सभी की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आ रही होगी। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न 9th पर। तो 9वां जो प्रश्न है वो है सत्ता के वैकल्पिक या विभिन्न वैकल्पिक केंद्रों के बारे में बताइए। तो भाई इस पूरे चैप्टर में आपने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, आपने आसियान के बारे में पढ़ा, आपने चीन के बारे में, और कुछ पोर्शन आपने दक्षिणी कोरिया और उसके अलावा जापान के बारे में पढ़ा। तो आप इन सभी को सत्ता के विभिन्न वैकल्पिक केंद्रों के तौर पर बता सकते हो, और इन सब के बारे में हल्की हल्की डेफिनेशंस या फिर थोड़ा बहुत इनके बारे में बताकर आप पूरे प्रश्न को एक्सप्लेन कर सकते हो। 9वें प्रश्न के बाद चलते हैं 10वें प्रश्न पर, और 10वां प्रश्न है फुल फॉर्म। तो इस पूरे चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो है आसियान और ईयू की। तो भाई सिंपल सा है, आसियान में अगर इंग्लिश में लिखा आता है ASEAN, तो आसियान की फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ईयू की तो बहुत आसान है, यूरोपियन यूनियन। और अगर हिंदी में आसियान लिखा है तो भी आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो हिंदी में आए या फिर इंग्लिश में आए, दोनों में फुल फॉर्म सेम ही रिपीट होगी। बस ये याद रखिएगा कि इंग्लिश में जब होगा तो इंग्लिश में लिखे, और हिंदी में जो होगा तो हिंदी के हिसाब से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। 10वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की, और 11वां प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि आपको इसका आंसर भी शॉर्ट देना पड़ेगा, छोटे में इसका आंसर देना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? तो सबको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1992 में हुई। आसियान संगठन में शामिल देशों के नाम, तो टोटल इसमें 10 देश शामिल हैं, तो उन 10 देशों के नाम आपको बताने पड़ेंगे। आसियान के संस्थापक देशों के नाम, तो भाई चाहे इसमें 10 देश शामिल हो, लेकिन स्टार्टिंग में इसमें 5 देश थे संस्थापक देश, तो उन्हीं 5 देशों के इसके नाम लिखने पड़ेंगे। आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में थाईलैंड नाम के देश के बैंकॉक नाम की सिटी में इसका स्थापना की गई थी। मॉन्ट्रियल संधि कब हुई? तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूरोपियन संघ जो है 1992 में बना, और 1992 में जब ये बना था तो इसी संधि की सहायता से इसे स्थापित किया गया था या फिर गठन किया गया था। तो मॉन्ट्रियल संधि कब हुई? 1992 में। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा झंडे देशों की संख्या से संबंधित प्रश्न, यानी कि आपको इसकी मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी मुद्रा का नाम यूरो है, झंडे के बारे में विशेषताएं पता होनी चाहिए, और देशों की संख्या कितनी है, या फिर पुराने देश कितने हैं, नए देश शामिल जो हुए हैं इसमें वो कितने हैं, और साथ ही साथ चीन के आर्थिक विकास हेतु उठाई गई नीतियों से संबंधित प्रश्न। जैसा कि हम सबको पता है कि चीन ने जो आर्थिक विकास किया उसके लिए कई सारी पॉलिसीज़ को अपनाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसने खेतों का निजीकरण कब किया, उद्योगों का निजीकरण कब किया, इसने कौन सी पॉलिसी किस साल उठाई, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये कब शामिल हुआ। ऐसे कुछ नीतियों के बारे में, चाइना की जो आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर दे सकें।
तो 11वें क्वेश्चन के बाद 12वें प्रश्न की बात करते हैं और 12वां प्रश्न जो है वो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में कुछ नए और कुछ पुराने सदस्य हैं, तो पुराने सदस्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए और नए सदस्यों के नाम भी पता होने चाहिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और मैप से रिलेटेड प्रश्न भी ये बन सकता है। साथ ही साथ आसियान में टोटल 10 देश शामिल है, तो हमें पता होना चाहिए कि आसियान के जो 10 देश हैं उनके नाम क्या है और मैप में वो कहाँ पर हैं। साथ ही साथ आपको एशिया के मैप में चाइना, जापान और दक्षिणी कोरिया की भी लोकेशन पता होनी चाहिए, ताकि मैप में जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। तो 12वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न की, और 13वां प्रश्न जो है वो है कार्टून से रिलेटेड। आप सबको पता है कि कार्टून से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये काफ़ी प्रश्न बनते हैं ऐसे, और इस पूरे चैप्टर में जो मेन कार्टून्स जो बन सकते हैं वो है यूरोपियन यूनियन, आसियान, चीन, और चौथा पॉइंट मैं इसमें ऐड करूँगा भारत। इन चारों से रिलेटेड आपको कई कार्टून्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको चौथे चैप्टर को खोलना है और उसमें जितने भी कार्टून्स हैं आराम से आपको बुक में मिल जाएगा कि उसका मतलब क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन, आसियान, चीन और भारत से रिलेटेड जितने भी इसमें कार्टून्स बने हुए हैं आप सबको वो पढ़ना है, ताकि आपका ये पूरा चौथा जो चैप्टर है वो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी के साथ ये कंप्लीट हो जाए, और आप आराम से प्री बोर्ड और बोर्ड में जितने भी ये प्रश्न हैं आप आराम से उसको करके आएँ। बाकी उम्मीद करता हूँ को आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।